ओके फ्रेंड्स, हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्विकली थ्योरी को रिवाइज करने जा रहे हैं, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन का। ठीक है। अगर ये क्विक थ्योरी रिवीजन काम कैसे करता है उसको डिटेल में जानना है तो आई बटन में लिंक आ रहा होगा इंट्रोडक्शन वीडियो का, उस पर देख सकते हैं। अगर ब्रीफ में बताया जाए तो इसमें हम लोग थ्योरी जो भी बेसिक्स है उसको क्विकली रिवाइज करने का कोशिश कर रहे हैं। ज़्यादा क्वेश्चंस इसमें नहीं करेंगे। अगर पूरा रिवीजन करना है तो इसके साथ साथ क्विक रिवीजन थ्रू क्वेश्चंस का सीरीज है, जिसका भी लिंक आई बटन में मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके हम लोग देख सकते हैं कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कौन कौन सा है और वहां पर हम लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है। ये जो वीडियोस है इसमें केवल हम लोग थ्योरी पर ज्यादा फोकस्ड रहेंगे। ठीक है। जिसमें आज हम लोग डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन देखने वाले हैं। जैसे अब डिफरेंशिएशन का आखिर मतलब क्या होता है, ठीक है, डिफरेंशिएशन आखिर होता क्या है, अगर उसको बात किया जाए तो जैसे मान लेते हैं कि कोई भी ग्राफ है, मान लेते हैं ऐसा कोई कर्व है, ये वाई एक्सिस इधर है और इधर एक्स एक्सिस है, कोई भी जनरल कर्व है। ठीक है। जनरल कर्व है, ऐसा कुछ कर्व है मान लेते हैं। ठीक है। अब अपने को इसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई देखना है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि वाई कैसे चेंज कर रहा है एक्स के साथ। ठीक है। तो जनरली ये देखने का जरूरत पड़ सकता है, ठीक है, कि पोजीशन के साथ पार्टिकल का वेलोसिटी कैसे चेंज कर रहा है। ठीक है। या पोजीशन के साथ पार्टिकल का एक्सेलरेशन कैसे चेंज कर रहा है, टाइम के साथ पार्टिकल का वेलोसिटी कैसे चेंज कर रहा है। ठीक है। ये सारा चीज फिजिक्स में जनरली देखने का जरूरत पड़ता है। ठीक है। तो हम लोग को अगर मान लेते हैं y कुछ भी हो सकता है, x कुछ भी हो सकता है, अगर y के साथ x का रेट ऑफ चेंज देखना है तो रेट ऑफ चेंज क्या होता है बेसिकली, जैसे मान लेते हैं अगर x में हम लोग डेल्टा x चेंज किए, x में अगर मान लेते हैं हम लोग डेल्टा x चेंज किए, ये x प्लस डेल्टा x। ठीक है। तो y में अपने पास डेल्टा y का चेंज देखने को मिलेगा। ठीक है। इसको बोलेंगे हम y प्लस डेल्टा y। तो अब रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x जो होगा वो क्या होगा, वो होगा अपने पास डेल्टा y बाई डेल्टा x। ठीक है। रेट ऑफ चेंज जो होगा, रेट ऑफ चेंज वो हो जाएगा अपने पास डेल्टा y बाई डेल्टा x। ठीक है। जो कि यहां से क्या दिख रहा है, डेल्टा y बाई डेल्टा x क्या दिख रहा है, डेल्टा y ये वाला डिस्टेंस है, डेल्टा x ये वाला डिस्टेंस है। अगर हम यहां से ऐसा एक ट्रायंगल बना दें ये, तो डेल्टा y बाई डेल्टा x जो दिखेगा वो ये वाला एंगल दिखेगा, ये डेल्टा y है, ये डेल्टा x है, तो इस वाले एंगल का tan थीटा अगर देखें तो वो डेल्टा y बाई डेल्टा x होगा। ठीक है। तो इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं विच इज इक्वल्स टू tan थीटा। ठीक है। अब इसी में अगर डेल्टा एक्स बहुत छोटा होता जाए, बहुत छोटा होता जाए, यानी कि ये इधर आ गया, इधर आ गया, इधर आ गया, इधर आ गया, इधर, ठीक है, बहुत छोटा होता जाए, जैसे थोड़ा छोटा होगा तो ये डेल्टा वाई डेल्टा एक्स कुछ ऐसा दिख रहा होगा। ठीक है। ये लाइन का tan थीटा अगर और छोटा हो जाएगा तो अपने को ऐसा लगेगा एक इंस्टेंट के बाद कि हालांकि कट ये 2 पॉइंट पर कर रहा है, लेकिन एक टाइम के बाद ऐसा लगना शुरू होगा कि ये एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है, क्योंकि दोनों पॉइंट इतना पास आ गया है कि वो अपने को दो अलग अलग डिस्टिंक्ट पॉइंट्स दिखेगा ही नहीं। ठीक है। दूर रहेगा तो वो अलग अलग डिस्टिंक्ट पॉइंट्स दिखेगा, जैसे यहां पर दिखेगा, अगर ऐसा मान लेते हैं ग्राफ है तो यहां पर दो अलग अलग डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर कट करता हुआ दिख रहा है, यहां पर दिख रहा है, यहां पर दिख रहा है। लेकिन जब बहुत पास आ जाएगा तब अपने को ये दो अलग अलग पॉइंट्स नहीं दिखेगा, ये अपने को एक ही पॉइंट दिखेगा। और अगर ग्राफ एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, अगर कोई लाइन किसी ग्राफ को, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस लाइन को हम लोग बोलते हैं टेंजेंट। ठीक है। तो ये टेंजेंट है और टेंजेंट का अगर हम थीटा ले लें, यहां पर tan थीटा, यहीं से ये नाम है tan थीटा, टेंजेंट ऑफ थीटा। ठीक है। तो अगर हम इसका स्लोप ले ले tan थीटा, जो कि स्लोप यानी कि ढलान इसका, ठीक है, तो अगर हम इसका स्लोप ले ले तो वही अपने को क्या देगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, जो कि यहां से हम बोल सकते हैं विच इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ yx कर्व। ठीक है। yx कर्व। लेकिन ये स्लोप के लिए हम लोग क्या किए यहां पर, डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स, लेकिन इसमें हम लोग क्या लगाए हैं, लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0। डेल्टा x को हम लोग बहुत छोटा रखने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। तभी ये टेंजेंट बनेगा, और टेंजेंट बनेगा तभी हम स्लोप ऑफ yx कर्व बोल पाएंगे। ठीक है। तो अब स्लोप ऑफ yx कर्व क्या है, लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0 डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स। और यही जो कहानी है लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स, इसी को हम लोग बोलते हैं
डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x देखें, वही है लिमिट डेल्टा y बाई डेल्टा x टेंडिंग टू जीरो, जिसको हम लोग बोलते हैं dy बाई dx। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देने वाला बात यह है कि dy बाई dx एक ऑपरेटर है। ठीक है, ऐसा नहीं करना है कि dx को dy से अलग कर लेना है। जनरली हम लोग करेंगे, इंटीग्रेशन में करेंगे, लेकिन dx को dy से अलग नहीं करेंगे। उसमें हम लोग किसको अलग करेंगे? डेल्टा y को डेल्टा x से अलग करेंगे। कभी भी ऐसा नहीं लिख देना है कि dy बाई डी एक्स, डी से डी काट दिए, ये इक्वल टू y बाई एक्स। ठीक है, ये dy बाई डी एक्स जो है, ये d बाई डी एक्स जो है, ये एक ऑपरेटर है। किस पर ये एप्लीकेबल है? ये y पर एप्लीकेबल है। जैसे साइन थीटा, तो साइन थीटा में ऐसा तो नहीं ना, जैसे साइन थीटा इक्वल्स टू 1, तो थीटा इक्वल्स टू 1 बाई साइन, ऐसा तो नहीं लिख सकते। ये साइन इक्वल्स टू 1 बाई थीटा, वो ऑपरेटर है, उसको ऑपरेटर को अपने ऑपरेंड से अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, सिमिलरली इसमें भी डी बाई डी एक्स और y को हम लोग अलग अलग करके नहीं लिख सकते। ठीक है, तो यहां पर dy बाई डी एक्स, और अगर y इक्वल्स टू एफ एक्स है, y कोई एक फंक्शन ऑफ x है। ठीक है, फंक्शन ऑफ x को fx बोलते हैं। फंक्शन ऑफ x यानी कि x के साथ कोई भी रिलेशन है, जैसे y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब, ये सारा y एज अ फंक्शन ऑफ x है। y इक्वल्स टू साइन x, y इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3, ऐसा करके कुछ भी। ठीक है, y और x में जो रिलेशन होता है उसी को हम लोग बोलते हैं कि एक फंक्शन ऑफ x है। ये जनरल बता रहे हैं। ठीक है, हमेशा रिलेशन को फंक्शन बोला जाए कोई जरूरी नहीं है, ये मैथ्स में सर बताएंगे ज्यादा डिटेल में, रिलेशंस एंड फंक्शंस में। ठीक है, बट अगर यहाँ पर y अगर एक फंक्शन ऑफ x है, तो dy बाई dx को हम लोग f डैश x लिखते हैं। डैश यानी कि डिफरेंशिएशन। ठीक है, f प्राइम x, f डैश x बोलते हैं इसको, और ये अपने को क्या देगा? स्लोप ऑफ y x कर्व देगा, जो कि इक्वल टू क्या होगा, जो हम लोग यहां से देखें tan थीटा। तो ये अपना जो है ग्राफिकल मीनिंग है डिफरेंशिएशन का। ठीक है, dy बाई dx जितना ज्यादा, स्लोप जितना ज्यादा, उतना कर्व का ढलान क्या हो जाएगा? तेज हो जाएगा। सिंपली ऐसा समझो कि एक ऐसा अपने पास यहां से स्लाइड करने वाला है। ठीक है, अब स्लाइड का जितना ज्यादा स्लोप, उतना तेजी से हम गिरेंगे। ठीक है, तो वहां से हम समझ सकते हैं, यहाँ पे बैठ के स्लाइड करेंगे तो यहाँ पर स्लोली स्लोली गिरेंगे, जैसे जैसे इधर आएंगे और फास्ट गिरना शुरू होंगे। ठीक है, तो जब हम फास्ट स्पीड मेरा तेजी से बढ़ेगा, यानी कि स्लोप क्या है? ज्यादा है, और अगर स्पीड स्लोली स्लोली बढ़ रहा है, यानी कि स्लोप क्या है? कम है। ठीक है, कहानी यही है स्लोप का। अगर कंफ्यूजन हो कभी भी, उस पर बैठ जाओ, बैठ के उस पर झूला झूल लो थोड़ा सा। ठीक है, अब चलो इसमें अपने पास मान लेते हैं कि डिफरेंशिएशन में जैसे कुछ फॉर्मूलाज होता है जिसका डेरिवेशन हम लोग को मैथ्स में भी पढ़ना है। एक आध फॉर्मूला का जो डेरिवेशन है कि डिफरेंशिएशन कुछ फंक्शंस का, वो हम फुल डिटेल्ड कोर्स में भी बताएं, वहां पर जाकर के भी देख सकते हो। इन सब के बारे में लास्ट में बताते हैं कि फुल डिटेल्ड कोर्स कहां से मिलेगा। ठीक है, बट कुछ फॉर्मूलाज जो अपने को याद रखना है वो अपने पास ये रहा, एक्स रेज टू एन का, जहां पे एन क्या है? कोई एक कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स की पावर 4। ठीक है, एन वेरिएबल नहीं है। ठीक है, तो एक्स रेज टू एन का डिफरेंशिएशन एन एक्स रेज टू एन माइनस 1 होता है। ठीक है, वैसे ही एल एन एक्स क्या है? लॉग एक्स विथ बेस ई। ठीक है, अगर लॉग क्लियर नहीं है तो लॉग वाले वीडियो पे जाकर के देख सकते हो कि लॉग आखिर क्या होता है। ठीक है, तो एल एन एक्स का, लॉग एक्स का नहीं, ये ध्यान देना, लॉग एक्स यानी कि बेस 10, ये लॉग एक्स विथ बेस ई है, उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x होता है। अगर कोई कांस्टेंट y में मल्टीप्लाइड है, तो हम लोग डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट को बाहर निकाल के y को डिफरेंशिएट करके और दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दें तो रिजल्ट क्या रहेगा? अपना सेम रहेगा। ठीक है, सिमिलरली साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स होता है। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन एक्स होता है। ठीक है, ई रेस टू एक्स बड़ा बढ़िया फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन ई रेस टू एक्स ही रह जाता है, इसमें कोई गोलमाल नहीं है। ठीक है, ए रेस टू एक्स का, ए रेस टू एक्स का डिफरेंशिएशन, अब ई रेस टू एक्स को ए रेस टू एक्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो भी लॉग में सीखे थे हम लोग। ठीक है, तो ए रेस टू एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है? ए रेस टू एक्स इंटू एल एन ए। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है। अब मान लेते हैं कि हमेशा तो इतना आसान डिफरेंशिएशन रहेगा नहीं। ठीक है, तो कभी कभी मान लेते हैं ऐसा दे दिया कि सर आप हमको ऐसा बताइए, ई रेस टू एक्स इंटू साइन एक्स, कोई एक फंक्शन है, वाई इक्वल्स टू ई रेस टू एक्स इंटू साइन एक्स, एक्स का दो फंक्शन है, u एक v। ठीक है, दो फंक्शन है, एक u एक v, अब उनका एक साथ डिफरेंशिएशन करना है, तब सर क्या करेंगे? तो वहां पर काम आएगा अपना मल्टीप्लीकेशन रूल, u इंटू वी, जहां पर u और v दोनों क्या है? x का फंक्शन है, तो उसमें क्या करेंगे? u को कांस्टेंट रखेंगे, v को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर एक बार v को कांस्टेंट रखेंगे, u को डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, मतलब जैसे e रेस टू एक्स साइन एक्स है। ठीक है,
तो एक बार ई रेस टू एक्स को कांस्टेंट रखेंगे, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस एक्स। फिर एक बार साइन एक्स को कांस्टेंट रखेंगे और ई रेस टू एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ई रेस टू एक्स। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ई रेस टू एक्स इंटू पूरा होल ब्रैकेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, तो इसे हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब मान लेते हैं दो की जगह तीन फंक्शन हो जाए, ऐसा डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू वी इंटू डब्ल्यू। ठीक है, ऐसा तीन फंक्शन हो गया, दो की जगह तीन फंक्शन हो गया। अब इसको तीनों x का फंक्शन है। ठीक है, तो अब अपने को आता तो दो का ही है। ठीक है, तो दो को हम लोग एक फंक्शन मान लेते हैं, u इंटू वी को हम लोग एक जैसा ट्रीट कर देते हैं और w को हम लोग अलग रख लेते हैं पहले। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे, u इंटू वी को कांस्टेंट, w का डिफरेंशिएशन, फिर प्लस u इंटू वी का डिफरेंशिएशन, w को कांस्टेंट। ठीक है, अब यहां से देखा जाए अगर तो u इंटू वी इंटू डी डब्ल्यू बाई डी एक्स प्लस डब्ल्यू इंटू, अब u इंटू वी का फिर से वही दो फंक्शन है। ठीक है, तो u को कांस्टेंट, v को डिफरेंशिएट कर लेंगे, फिर प्लस v को कांस्टेंट, u को डिफरेंशिएट कर लेंगे। अब इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग बाहर, तो यहां से क्या आ गया, यू वी डी डब्ल्यू बाई डी एक्स प्लस यू डब्ल्यू डी वी बाई डी एक्स प्लस वी डब्ल्यू डी यू बाई डी एक्स। यानी कि क्या आ रहा है, एक को डिफरेंशिएट करना है, जैसे u को डिफरेंशिएट करना है तो बाकी दोनों को बाहर कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है, v को डिफरेंशिएट करना है तो बाकी दोनों को बाहर निकाल लेना है, और w को डिफरेंशिएट करना है तो बाकी को बाहर निकाल लेना। ठीक है, ऐसे में चार आ जाएगा, तो फिर वहां पर क्या आ जाएगा, चार टर्म आ जाएगा। एक एक को डिफरेंशिएट करेंगे, बाकी सबको क्या रखते चलेंगे, कांस्टेंट। ठीक है, तो तीन वाले का भी पर फॉर्मूला लिखे हुए। ठीक है, अब मान लेते हैं कि कोई बोल दे कि सर आप हमको, नहीं सर नहीं बोलेंगे, आप मत पढ़ाइए, अरे बेटा चुप सुन देख इधर। अब कोई बोल दे, मान ले कि सर हमको ऐसा निकाल करके दिखाइए आप कि मान लेते हैं साइन ऑफ एक्स स्क्वायर का, सर इसका आप डिफरेंशिएशन करके दिखाइए। साइन एक्स का तो आप बड़ा आसानी से कर लिए, इसका डिफरेंशिएशन करके दिखाइए। ठीक है, तो बेसिकली अपने को इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो अब यहां से अपने पास साइन एक्स स्क्वायर, तो अब अगर एक्स स्क्वायर को हम कोई एक अलग फंक्शन कुछ टी बोल देते हैं। ठीक है, तो अगर एक्स स्क्वायर को हम टी मान लेंगे तो साइन टी का किसके रेस्पेक्ट में हो सकता है, साइन एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में, साइन टी का किसके रेस्पेक्ट में, टी के रेस्पेक्ट में आसानी से हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसा लिख लेते हैं, साइन एक्स स्क्वायर का पहले एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में, साइन टी का टी के रेस्पेक्ट में। ठीक है, इनटू, अब नीचे में एक एक्स स्क्वायर ज्यादा लिखना पड़ा, डी एक्स स्क्वायर, तो यहां पर हम एक डी एक्स स्क्वायर लिख देते हैं। ये दोनों कट जाएगा, काटना नहीं है। ठीक है, काटेंगे तो गलती हो जाएगा, एग्जाम में काट के नहीं लिख देना। ये दोनों कट जाएगा, कैसे कटेगा, तो जब इसको डेल्टा डेल्टा के फॉर्म में लिखेंगे तब कटेगा, फिर उसको हम लोग इस फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर का क्या, एक्स स्क्वायर का एक्स के रेस्पेक्ट में होगा, तो हाँ हो जाएगा सर। अगर मान लेते हैं यहीं पर एल एन एक्स स्क्वायर आता, तो फिर से एल एन एक्स स्क्वायर, तो यहाँ एल एन एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पर एल एन एक्स स्क्वायर, तो अब फिर से उसका एक्स के रेस्पेक्ट में डायरेक्ट नहीं होता, क्योंकि एल एन एक्स का किसके रेस्पेक्ट में जानते हैं, एक्स के रेस्पेक्ट में जानते हैं। तो एल एन एक्स स्क्वायर को वाई मान लेते हैं, तो फिर एल एन एक्स स्क्वायर का किसके रेस्पेक्ट में होता है, एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में, फिर एक्स स्क्वायर का किसके रेस्पेक्ट में होता है, एक्स के रेस्पेक्ट में। तब तक आगे बढ़ते जाएंगे जब तक यहाँ नीचे में dx हम ना लिख पाए। अब एक्स स्क्वायर को तो एक्स के रेस्पेक्ट में हो सकता है इस फॉर्मूला से, एक्स रेस्ट वाले फॉर्मूला से। ठीक है, तो यहां से अब साइन टी का टी के रेस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, कॉस टी, यानी कि कॉस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का एक्स के रेस्पेक्ट में, तो एक्स रेस टू एन का क्या होता है, 2xn-1, यानी कि 2x2-1, यानी कि कितना हो जाएगा, 2x। तो ये कितना हो गया, 2x cos एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं चेन रूल। ठीक है, जिसमें अपने पास क्या होता है कि dv बाई डी एक्स अगर अपने को निकालना है और v जो है वो डायरेक्ट x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं हो पा रहा, तो पहले उसको u के रेस्पेक्ट में कर लेंगे, जैसे यहां पर किए, फिर u को x के रेस्पेक्ट में कर लेंगे। अगर मान लेते हैं तीन बार करना पड़े, जैसे यहां पर u के रेस्पेक्ट में, फिर u को w के रेस्पेक्ट में, फिर w को x के रेस्पेक्ट में, तो चेन तब तक चलता रहेगा जब तक अपना काम खत्म नहीं हो जाए, जब तक नीचे में dx नहीं आ जाए। ठीक है, तो अब इसको हम लोग नोट कर लेते हैं, फिर अपन लोग आगे देखेंगे।
ओके तो अब जैसे दो फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में था तब तो हम लोग डिफरेंशिएशन आसानी से कर लिए। अब वहीं पर मान लेते हैं कि दो फंक्शंस डिवीजन में है, जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ u बाई वी विथ रेस्पेक्ट टू x। अगर ऐसा करना है तो ये u बाई वी को अपने को मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला पता है, चेन रूल पता है, ठीक है। तो u बाई वी को हम लोग u इंटू वी रेस टू माइनस वन लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई dx। अब यहाँ पर दो फंक्शन है, एक u एक v रेस टू माइनस वन, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन रूल अपने को पता है, तो इसमें u को एक बार कांस्टेंट रखेंगे v रेस टू माइनस वन का, तो अब v रेस टू माइनस वन का डायरेक्ट x के रेस्पेक्ट में तो कर नहीं सकते हैं, पहले इसको किसके रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा, v के रेस्पेक्ट में, फिर इंटू dv बाई dx, ठीक है। फिर प्लस, इसी में फिर प्लस, अब v रेस टू माइनस वन को एक बार कांस्टेंट और du बाई dx तो डायरेक्टली लिख सकते हैं du बाई dx, ठीक है। तो u बाई v का जो डिफरेंशिएशन है वो अपने पास ये कहानी है u इंटू डीवी रेस टू माइनस वन बाई डीवी। पहले इसको कर लेंगे, तो dv रेस टू माइनस वन बाई डीवी एक्स रेस टू एन वाले पे बिठा सकते हैं हम लोग, एक्स रेस टू माइनस वन बाई डी एक्स, सिंपल कहानी, ठीक है। फिर उसके बाद v रेस टू माइनस वन डी यू बाई डी एक्स। जब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने पास डिवीजन का रूल, इसको करके देख लेना, ठीक है। तो अपने पास डिवीजन का रूल कुछ ये आएगा, u बाई वी का अगर करना है तो v को कांस्टेंट u को डिफरेंशिएट करेंगे ऊपर वाले को पहले, फिर माइनस u को कांस्टेंट v को डिफरेंशिएट करेंगे ओवर v स्क्वायर, ठीक है। अब ये फॉर्मूला अगर याद नहीं भी रहे एग्जाम में तो बेसिक तो अपने को पता ही है, उससे हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी में जैसे मान लेते हैं अपने पास बोल दे कि tan x का, जैसे sin x और cos x का तो हम लोग डिफरेंशिएशन देख लिए, अब tan x cot x 6 होता है ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। तो बाकी का देखते हैं, जैसे tan x का, तो tan x का अगर डिफरेंशिएशन करना है तो tan x को हम लोग sin x बाई cos x लिख सकते हैं, कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है, डिवाइडेड बाई dx। अब sin x बाई cos x u बाई v, ठीक है। तो u बाई v में नीचे में क्या आता है, नीचे में आता है v स्क्वायर यानी कि cos स्क्वायर x, ठीक है। अब ऊपर में क्या आएगा, ऊपर में आएगा v यानी कि cos x इंटू du बाई dx यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ sin x बाई dx। तो sin x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या होगा, वो भी cos x ही होगा, cos x माइनस, फिर u क्या है अपने पास sin x है, तो sin x इंटू dv बाई dx, तो cos x का डिफरेंशिएशन, तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस sin x होगा, ठीक है। तो माइनस बाहर आ जाएगा तो प्लस यहां पर और sin x इंटू sin x, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा, विच इंप्लाइज tan x का डिफरेंशिएशन जो आ जाएगा d tan x बाई dx इक्वल्स टू sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x। अब sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x को 1 लिख सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ठीक है। तो इसको जैसे ही 1 लिखेंगे तो ये हो गया 1 बाई cos स्क्वायर x यानी कि 1 बाई cos स्क्वायर x क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x, ठीक है। या फिर कोई इसको ऐसा भी कर सकता है sin स्क्वायर x बाई दोनों cos स्क्वायर x को अलग कर लिए तो यहां से आ जाएगा tan स्क्वायर x प्लस 1, तो 1 प्लस tan स्क्वायर x क्या होता है sec स्क्वायर x, सेम कहानी है, ठीक है। तो tan x का डिफरेंशिएशन ऐसे ही हम लोग cot x का कर सकते हैं, cosec x sec x सबका कर सकते हैं, ठीक है। और जो अपने पास ये आएगा इसमें अपने पास निकाल करके देख लेना है इसको, ठीक है, कि सबका क्या आ रहा है। cot x को ऐसे ही cos x बाई sin x लिख सकते हैं, cosec x को 1 बाई sin x, sec x को 1 बाई cos x, ठीक है। अब इसमें एक याद करने का मूल मंत्र बताते हैं, जैसे कुछ में माइनस दिख रहा होगा कुछ में माइनस नहीं दिख रहा होगा, तो याद करने के लिए ज्यादा बेटर ये रहेगा कि जिसमें भी c है जैसे cot cosec और cos तीनों में माइनस साइन दिखेगा, जिसमें भी c नहीं है उसमें माइनस साइन नहीं दिखेगा। कहानी क्लियर है, ठीक है। cos cot x में माइनस, बाकी माइनस नहीं दिखेगा, ठीक है। और बाकी वैल्यूज तो अपने को याद करना ही पड़ेगा, ठीक। अब ऐसे ही मैं मान लेता हूं दो फंक्शन एडिशन में हो गया या सब्ट्रैक्शन में हो गया, तो क्या करेंगे, जैसे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन तो हम लोग देख लिए, एडिशन या सब्ट्रैक्शन अगर हो गया तब अपने पास एक को डिफरेंशिएट करेंगे दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे अलग अलग, और बीच में जो जो साइन था प्लस या माइनस तो वो प्लस या माइनस हम लोग लगा देंगे बीच में, ठीक है। उस जैसे अगर प्लस रहेगा तो प्लस लगा देंगे, माइनस रहेगा तो माइनस लगा देंगे। जैसे एग्जांपल मान लेते हैं यहाँ पर दिया sin x प्लस माइनस cos x, जैसे sin x प्लस cos x दिया, ठीक है। तो उसका डिफरेंशिएशन,
तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब कभी कभी जैसे जब हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स देखेंगे तो उसमें मैक्सिमम मिनिमा जब देखेंगे, अभी जस्ट देखेंगे, ठीक है, तो उसमें अपने को कभी कभी डबल डिफरेंशिएशन, ट्रिपल डिफरेंशिएशन, क्वाड्रपल डिफरेंशिएशन इन सब का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे डबल डिफरेंशिएशन का अगर जरूरत पड़ेगा तो डबल डिफरेंशिएशन क्या होता है, जैसे y कोई फंक्शन x का, तो उसको एक बार पहले तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया तो वो सिंगल डिफरेंशिएशन हुआ, फिर जो फंक्शन आया डिफरेंशिएट करने के बाद उसको फिर से एक बार x के रेस्पेक्ट में कर दिया, जैसे dy बाई dx, फिर जब फंक्शन आया उसको फिर से x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, इसको बोलते हैं डबल डिफरेंशिएशन। इसको डिनोट करते हैं हम लोग d2y बाई dx स्क्वायर से। ठीक है, अभी मत बोलियो सर इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या dy बाई dx का होल स्क्वायर सर, तो वैसा नहीं लिख सकते हैं। चाहे सर इसको ऐसा लिख सकते हैं d2y बाई dx इंटू dx, वैसा भी नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है इसको ऐसा ही लिख सकते हैं। ठीक, अब ये मैथ्स वाले सर बताएंगे ज्यादा बेटर कि कैसे लिखा जा सकता है। ठीक है, बट d2y बाई dx स्क्वायर को हम लोग क्या बोलते हैं, इसका मतलब क्या है वो अपने को जानना ज्यादा जरूरी है। और वो मतलब क्या होता है कि y को एक बार डिफरेंशिएट किए, जो फंक्शन आया फिर से उसको एक बार x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, और अगर y इक्वल्स टू एफ एक्स है तो डबल डिफरेंशिएशन में यहाँ पर f डबल प्राइम x आ जाएगा, यानी कि f डबल डैश x। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये डबल डिफरेंशियल है। ठीक है, सिमिलरली ट्रिपल डिफरेंशियल, डबल डिफरेंशियल जो आया उसको फिर से एक बार x के रेस्पेक्ट में पकड़ के डिफरेंशिएट मार दिए, तो इसको लिखते हैं f ट्रिपल प्राइम x। ऐसे ही 4 बार क्वाड्रपल करना हो तो उसमें फिर से हम लोग क्या करेंगे, जो ट्रिपल डिफरेंशियल आया फिर उसको एक बार और डिफरेंशिएट मार देंगे। ठीक है, जैसे अगर यहां पर दिखाया जाए, मान लेते हैं लेट y इक्वल्स टू x की पावर 5, मान लेते हैं ऐसा। ठीक है, तो अब dy बाई dx का वैल्यू क्या होगा, बोल तो फटाक से सर 5x की पावर 4। वेरी गुड, चल अब यहां से बोल d2y बाई dx स्क्वायर क्या होगा, तो dy बाई dx तो हम लोग निकाल चुके हैं, इसको एक बार और x के रेस्पेक्ट में, तो 5 कांस्टेंट बाहर, x की पावर 4 का 4x क्यूब, तो 5 इंटू 4 20, तो 20x क्यूब। सिमिलरली अगर d3y बाई dx क्यूब करना हो, d3y बाई dx क्यूब ट्रिपल डिफरेंशियल, तो क्या आ जाएगा 60x स्क्वायर। अगर d4y बाई dx 4 करना हो तो क्या आ जाएगा, ऐसे ही करते रहेंगे, इसका कोई अंत नहीं है, मतलब इसका अंत हो जाएगा कहीं और कोई फंक्शन रहा जैसे साइन एक्स रहा तो कोई अंत नहीं है उसका। ठीक है, तो d4y बाई dx 4, तो ये कितना होगा 120x। ठीक है, फिर वैसे ही d5y बाई dx 5, तो ये कितना हो जाएगा 120। वैसे ही d6y बाई dx 6, तो अब ये जो कहानी है 120 तो कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 होता है। क्यों, क्योंकि 120 के साथ हम लोग लिख सकते हैं इंटू एक्स रेस टू 0, 120 कांस्टेंट बाहर, एक्स रेस टू 0 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0 इंटू एक्स रेस टू 0 माइनस 1, तो 0 से जैसे मल्टीप्लाई हुआ खत्म कहानी। ठीक है, तो यही बताने के लिए इसको बता रहे थे आगे तक, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 होता है। ठीक है, इसको भी रख रहे हैं दिमाग में। फिर ऐसे ही d7 d8, अब सारा इसके आगे जितना भी होगा ये सब तो 0 ही रह जाएगा, इसके आगे सारा डॉट 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 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ऐसे हम लोग डबल डिफरेंशियल, ट्रिपल डिफरेंशियल, उसके आगे जितना मन हो उतना हम लोग कर सकते हैं, कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको देख करके ज्यादा डरने वाला बात नहीं। ठीक है, इसको नोट कर लेते हैं फिर अपन लोग आगे देखते हैं। ओके, तो अब जैसे अपन लोग डिफरेंशिएशन सीखे, ठीक है, तो उसका कुछ एप्लीकेशंस होगा, तो एप्लीकेशंस में अपने पास सबसे पहला एप्लीकेशन है मैक्सिमा एंड मिनिमा का। ठीक है, तो मैक्सिमा एंड मिनिमा अपने पास क्या होता है, जैसे अगर बोला जाए कि कोई पार्टिकल चल रहा है, ठीक है, उसका वेलोसिटी का फंक्शन दिया है रिस्पेक्ट टू एक्स या विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, अब उसमें बोला कि पार्टिकल मैक्सिमम वेलोसिटी कब अटेन कर रहा है, फिजिक्स में ऐसा प्रॉब्लम बहुत आएगा, मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन कब कर रहा है, मिनिमम डिस्टेंस कब होगा, मिनिमम डिस्प्लेसमेंट कब होगा। ठीक है, तो उस हिसाब से अपने पास बहुत सारा प्रॉब्लम ऐसा आएगा जिसमें अपने को मैक्सिमम मिनिमा डील करते रहना पड़ेगा, और फिजिक्स में बहुत बार इसमें फंसेगा। ठीक है, तो यहां पर अपने पास अगर मैक्सिमम मिनिमा देखा जाए, कोई भी जनरल वाई एक्स फंक्शन है, मान लेते हैं यहां पर एक जनरल वाई एक्स फंक्शन है, ये वाई वर्सेस एक्स ग्राफ है। ठीक है, ऐसा कुछ ग्राफ है मान लेते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ ग्राफ है। ठीक, अब इसमें अगर देखा जाए,
इसको हम कनेक्ट ही कर देते हैं, ठीक है। अब इसमें देखा जाए तो कुछ पॉइंट्स ऐसा है जो कि अपने अगल बगल वाले पॉइंट से बड़ा है, जस्ट अगल बगल वाला, ठीक है, बहुत ज्यादा दूर नहीं जाना, अगल बगल वाले पॉइंट से बड़ा है। कुछ ऐसा पॉइंट्स होता है जो अपने अगल बगल वाले पॉइंट से छोटा है, ठीक है। वैसा पॉइंट्स कैसा मिल रहा है, जैसे अगल बगल वाले पॉइंट से बड़ा है, यानी कि एक ये पॉइंट मिल रहा है अगल बगल वाले पॉइंट से बड़ा है, एक ये पॉइंट है जो कि अपने अगल बगल वाले पॉइंट से बड़ा है, एक ये पॉइंट है जो कि अपने अगल बगल वाले पॉइंट से बड़ा है, और ऐसे ही 3 पॉइंट अपने पास है जो कि अपने अगल बगल वाले से बड़ा है, ठीक है। अब इसी में कुछ पॉइंट्स ऐसा है जो कि अपने अगल बगल वाले पॉइंट से छोटा है, ठीक है। जैसे अपने पास एक ये पॉइंट मिल रहा है जो कि अपने अगल बगल वाले पॉइंट से छोटा है, एक ये पॉइंट है जो कि अपने अगल बगल दोनों से छोटा है, ठीक है, और एक ये पॉइंट है ऐसा, ठीक है। तो अपने पास ऐसा कुछ पॉइंट्स है जो कि अपने अगल बगल वाले पॉइंट से बड़ा है, जिसको हम लोग बोलते हैं, ऐसा जितना भी पॉइंट्स है इसको हम लोग बोलते हैं लोकल मैक्सिमा, यानी कि लोकल गुंडा, ठीक है, लोकल मैक्सिमा, लोकल दादा, ठीक है। और जो अपने अगल बगल वाले से छोटा है उसको बोलते हैं हम लोग लोकल मिनिमा, ठीक है। अब इसी में अगर कोई पूछे कि क्या इस वाई एक्स फंक्शन में अपने पास y का मैक्सिमम वैल्यू यही है क्या, तो नहीं, y का मैक्सिमम वैल्यू वहां पर दिख रहा है, ठीक है। ये सारा लोकल मैक्सिमा है, और ये जो y का मैक्सिमम वैल्यू यहां तक अगर ग्राफ डिफाइंड है, तब y का जो मैक्सिमम वैल्यू है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ग्लोबल मैक्सिमा, ठीक है, ग्लोबल मैक्सिमा। और जो y का मिनिमम वैल्यू होगा उसको हम लोग बोलेंगे ग्लोबल मिनिमा। ग्लोबल मतलब जैसे हर एरिया का अपना अपना दादा होता है, फिर दादाओं के दादा, तो वो हो गया ग्लोबल मैक्सिमा, ठीक है। मतलब जैसे मान लेते हैं कहीं का गुंडा है, एरिया का अपना गुंडा है, ठीक है। अब कोई बाहर का गुंडा आ गया एकदम पावरफुल बाहर से, ठीक है, तो उसके सामने ये भी करेगा जी हुजूर जी हुजूर, ठीक है, तो वही हो गया। तो ये सब लोकल दादा, छोटवैया भैया सब, और ये बड़का भैया, ठीक है। तो ये हो गया ग्लोबल मैक्सिमा, ठीक। और ग्लोबल मिनिमा कौन सा दिख रहा है, तो ये पॉइंट अपने पास दिख रहा है, ये पॉइंट जो है सब में छोटा, तो ये पॉइंट है ग्लोबल मिनिमा, पूरे वाई एक्स कर्व के लिए ये सबसे मिनिमम वैल्यू है, तो ये हो गया ग्लोबल मिनिमा, ठीक है। तो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा तो ठीक है, देख लिए हम लोग, लेकिन अगर जहां ग्लोबल का बात आएगा, तो ग्लोबल का जैसे ही बात आएगा तो अपने को सारा लोकल मैक्सिमम में पहले चेक कर लेना, क्योंकि दादाओं में ही कोई दादा होगा, ठीक है। और एक दोनों एंड पॉइंट्स को भी चेक कर लेना है, जो भी डोमेन होगा, डोमेन यानी कि जहां तक फंक्शन डिफाइंड है वहां पे अपने पास दोनों एंड पॉइंट, लेफ्ट साइड का एंड पॉइंट, राइट साइड का एंड पॉइंट, दोनों एंड पॉइंट को अपने को चेक कर लेना है कि वहां पर तो कहीं ऐसा नहीं हो रहा है कि इस वाले मैक्सिमा से, जो इसमें से आया लोकल में से जो दादा आया उससे भी बड़ा कोई है, ठीक है। ऐसा चेक कर लेना अपने को हर बार। तो यहाँ पर जब हम चेक किए तो देखिए ग्लोबल मैक्सिमा यहाँ पर मिल रहा है, लेकिन ग्लोबल मिनिमा अपने को यहाँ पर नहीं मिल रहा है, ग्लोबल मिनिमा अपने को यहीं पर मिल रहा है, ठीक है। अब अगर मैक्सिमा और मिनिमा देखना है, तो मैक्सिमा और मिनिमा के लिए जैसे अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये कहानी अपने पास हो गया। जैसे मैक्सिमा जनरली कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ये मैक्सिमा दिखेगा, ठीक है। और मिनिमा जनरली कैसा दिखेगा, मिनिमा जनरली ऐसा दिखेगा, ठीक है, ये अपना मिनिमा दिखेगा, ठीक है। तो अब जनरली ऐसा ही मैक्सिमा दिख रहा है, देखो जहां भी दिख रहा है, और मिनिमा जनरली जहां दिख रहा है ऐसा ही दिख रहा है, अगल बगल से बड़ा अगल बगल से छोटा, ठीक है। तो अब यहां पर चाहे मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा हो, ठीक है, अगर मैक्सिमा का पॉइंट देखा जाए यहां और मिनिमा का पॉइंट देखा जाए, तो दोनों पॉइंट पर स्लोप जो है वो क्या है, जीरो है। स्लोप जो है वो tan थीटा जो है dy बाई डी एक्स जो है वो क्या है, जीरो है। अब बोलोगे सर ये आपको कैसे समझ में आया, समझाते हैं। dy बाई डी एक्स जीरो, यहां पर भी dy बाई डी एक्स जो है वो क्या है, जीरो, ठीक है। अब ये हमको कैसे समझ में आया, जैसे अगर dy बाई डी एक्स पॉजिटिव है, dy बाई डी एक्स पॉजिटिव है यानी कि एंगल एक्यूट है, यानी कि ग्राफ जो है वो ऊपर चढ़ रहा है, ठीक है। और अगर dy बाई डी एक्स नेगेटिव है यानी कि ग्राफ नीचे उतर रहा है, ठीक है। अब यहां पर अगर देखा जाए मैक्सिमा में, तो पहले ग्राफ ऊपर चढ़ रहा है फिर नीचे उतर रहा है, तो यहां पर dy बाई डी एक्स जो है, यहां पर अगर देखा जाए तो यहां पर dy बाई डी एक्स जो है ये क्या है, ये dy बाई डी एक्स जो है, चूंकि एंगल एक्यूट है तो ये dy बाई डी एक्स क्या है, पॉजिटिव है। यहां से हम ये भी देख सकते हैं कि x के साथ जो एंगल है ये एंगल क्या है, एक्यूट एंगल है, ठीक है। और अगर इसके बाद देखा जाए तो यहां पर dy बाई डी एक्स जो है
वो अपने पास क्या है, dy बाई डी एक्स वो अपने पास नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि एंगल जो है यहाँ पर जो एंगल है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, वो कैसा एंगल है, ऑब्ट्यूज है। ठीक है, तो इस चलते अगर dy बाई डी एक्स पॉजिटिव है तो ग्राफ चढ़ते जाएगा। अब मैक्सिमा को पॉइंट कब मिलेगा, जब ग्राफ अपना चढ़ करके फिर उतरना शुरू करेगा, तब ना मैक्सिमम मिलेगा। तो जब तक पॉजिटिव तब तक तो चढ़ रहा है, और जब नेगेटिव हो गया तो उतर रहा है, यानी कि मैक्सिमम पॉइंट पर क्या होगा, जीरो होगा ऑब्वियसली। ठीक है, सिमिलरली मिनिमम में यहां पर देखो dy बाई डी एक्स पहले नेगेटिव है, यहां पर देख रहे हैं अगर, तो ये dy बाई डी एक्स जो है ये यहां पर नेगेटिव है, और इसके आगे यहां पर नेगेटिव है, और इसके आगे जो dy बाई डी एक्स का वैल्यू है वो यहां पर क्या है, यहां पर जो dy बाई डी एक्स है वो अपने पास पॉजिटिव है। ठीक है, तो नेगेटिव है पहले, ग्राफ उतर रहा है, फिर पॉजिटिव होकर चढ़ रहा है, यानी कि अपना कहानी जो है वो कहानी कुछ ऐसा है कि नेगेटिव फिर जीरो फिर क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। ठीक है, तो चाहे मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा हो, अपना एक कहानी तो क्लियर है कि dy बाई डी एक्स भाई साहब अपने पास क्या होगा, जीरो होगा। जहां भी पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट्स ऑफ मिनिमा होगा वहां पर dy बाई डी एक्स तो जीरो होगा। तो यानी कि हम लोग dy बाई डी एक्स जीरो रख के मैक्सिमा या मिनिमा का पॉइंट्स निकाल सकते हैं। ठीक है, अब जब पॉइंट्स आ गया, मान लेते हैं कुछ पॉइंट्स आया होगा x1 x2 x3 x4, ठीक है, तो जब पॉइंट्स आ गया तब क्या कहानी चलेगा, तब कहानी अब मैक्सिमा और मिनिमा में डिफरेंशिएट भी तो करना है अपने को कि कौन मैक्सिमा कौन मिनिमा। यहां पर ये है मैक्सिमा और ये है मिनिमा। ठीक है, तो अब अपने को फर्क भी बताना है कौन मैक्सिमा कौन मिनिमा। तो अब अगर देखा जाए तो यहां पर dy बाई डी एक्स पहले पॉजिटिव है फिर जीरो फिर नेगेटिव, यहां पर पहले नेगेटिव है फिर जीरो फिर पॉजिटिव। ठीक है, तो मतलब दोनों में फर्क तो है, तो लेकिन हर बार ऐसे तो नहीं देखेंगे ना कि पहले क्या है बाद में क्या, हर बार ऐसे नहीं देखेंगे। ठीक है, तो ऐसे देखने के लिए कि पहले पॉजिटिव जीरो फिर नेगेटिव, इसको मैथमेटिकल फॉर्म में अगर लिखना हो तो dy बाई डी एक्स को अगर देखा जाए तो वो यहां पर क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है पॉजिटिव से जीरो से नेगेटिव, और यहां पर अगर dy बाई डी एक्स को देखा जाए तो वो नेगेटिव से जीरो से पॉजिटिव यानी कि इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो यहां dy बाई डी एक्स डिक्रीज कर रहा है, यहां dy बाई डी एक्स इंक्रीज कर रहा है। अब अगर y को देखा जाए, y अगर इंक्रीज करता है तो dy बाई डी एक्स पॉजिटिव होता है, और dy बाई डी एक्स अगर इंक्रीज कर रहा है तो उसका डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स अगर इंक्रीज कर रहा है तो उसका dy बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन, ठीक है, d ऑफ dy बाई डी एक्स बाई डी एक्स यहां पर देखो इंक्रीज कर रहा है तो यहां पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, यानी कि ये लिख सकते हैं हम लोग दिस dy बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन शुड बी ग्रेटर देन जीरो, और यहां पर dy बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x शुड बी लेस देन जीरो, और इसी को ना हम लोग बोलते हैं, यही तो बताए थे डबल डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं d2y बाई डी एक्स स्क्वायर विच शुड बी लेस देन जीरो, और यहां पर अपने पास क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा अपने पास d2y बाई डी एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन जीरो। तो dy बाई डी एक्स दोनों जगह जीरो, हम लोग पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पॉइंट ऑफ मिनिमा निकाल लिए, या तो मैक्सिमा नहीं तो मिनिमा। ठीक है, फिर डबल डिफरेंशियल चेक किया, अगर लेस देन जीरो तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, अगर ग्रेटर देन जीरो तो पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग एक रूल देख लेते हैं, पहले dy बाई डी एक्स को जीरो रखें टू गेट पॉइंट ऑफ मैक्सिमा ऑब्लिक मिनिमा एज x इक्वल्स टू x1 x2 ऐसा करके। ठीक है, एक बात यहां पर नोट करने वाला है कि अगर मान लेते हैं दो पॉइंट आ रहा है, ठीक है, तो एक मैक्सिमा है तो दोनों को चेक नहीं करना, अगर एक मैक्सिमा आ गया तो दूसरा पक्का ही मिनिमा होगा। क्यों? कभी कोशिश करो दो ठो लगातार मैक्सिमा बनाने का, पेन कॉपी उठाओ कोशिश करो कि लगातार दो ठो मैक्सिमा बन जाए बिना बीच में मिनिमा है। ठीक है, वैसा कभी नहीं होगा, और यहां पर भी देखोगे अगर तो मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा ऐसा। ठीक है, दो मैक्सिमा के बीच में एक मिनिमा रहेगा ही, दो मिनिमा के बीच में एक मैक्सिमा रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो अगर अल्टरनेट कोई दो ही पॉइंट आ रहा है कंजिक्यूटिव तो वो दोनों क्या है, एक मैक्सिमा होगा तो एक पक्का ही है कि क्या होगा, मिनिमा होगा। ठीक है, दो एक साथ मैक्सिमा नहीं हो सकता। तो dy बाई डी एक्स को जीरो रख के अपन लोग x1 x2 x3 निकाल लिया, फिर उसके बाद d2y बाई डी एक्स स्क्वायर चेक करेंगे, अगर ग्रेटर देन जीरो तो मिनिमा, अगर लेस देन जीरो तो मैक्सिमा। अब भाई साहब कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ग्राफ ऐसे चढ़ रहा है चढ़ रहा है चढ़ रहा है, ठीक है, dy बाई डी एक्स यहां पर जीरो हुआ और फिर ग्राफ उतरने की बजाय फिर से चढ़ने लग गया ऐसा,
ये ग्राफ y इक्वल्स टू एक्स क्यूब का भी ग्राफ ऐसा ही होता है, ठीक है। चढ़ रहा है फिर चढ़ने लगे, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब मान लेते हैं, ये उसी का ग्राफ है, लेट इट बी, ठीक है। तो ये y इक्वल्स टू एक्स क्यूब का ग्राफ है मान लेते हैं। तो अब इसमें इस पॉइंट पर dy बाई dx जो है, इस पॉइंट पर देखने में नहीं लग रहा है, लेकिन इस पॉइंट पर अपने पास dy बाई dx जो है वो क्या है, वो अपने पास जीरो है। dy बाई dx भाई साहब जीरो है, लेकिन यहां पर ना तो मैक्सिमा है ना तो मिनिमा है। और क्यों नहीं है, क्योंकि dy बाई dx जो है वो ऑलवेज इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज करके फिर डिक्रीज नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अगर ऑलवेज इंक्रीज कर रहा है तो यहां से हम लोग देख सकते हैं कि d2y बाई dx स्क्वायर जो है वो क्या है, वो अपने पास यहां से जीरो हुआ फिर बढ़ने लग गया, तो डबल डिफरेंशियल जो है वो क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। और अगर डबल डिफरेंशियल जीरो है, जैसे y इक्वल्स टू एक्स क्यूब का देखा जाए, तो dy बाई dx क्या है, dy बाई dx जो है वो है अपने पास 3x स्क्वायर, ठीक है। अब 3x स्क्वायर को जीरो पुट करेंगे तो अपने पास x का एक ही पॉइंट आया, x इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। अब जैसे x का एक ही पॉइंट आया तो हम लोग x इक्वल्स टू जीरो पर ही चेक करना है, क्या चेक करना है, d2y बाई dx स्क्वायर, ठीक है। और d2y बाई dx स्क्वायर का अगर बात किया तो वो कितना आ जाएगा 6x, और ये 6x जो है अपने पास इसका वैल्यू एट x इक्वल्स टू जीरो, एट x इक्वल्स टू जीरो d2y बाई dx स्क्वायर ये क्या है अपने पास जीरो है। और अगर ये जीरो है, ठीक है, अगर ये जीरो है तो हम लोग बोलेंगे कि अब ये तो मैक्सिमम मिनिमा कुछ नहीं दिख रहा, ठीक है। तो अब अपने को आगे चेक करना पड़ेगा, जिसमें अपने पास d3y बाई dx क्यूब चेक करेंगे, ठीक है। ट्रिपल डिफरेंशिएशन, ट्रिपल डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका ट्रिपल डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 6 आएगा। अगर वो ट्रिपल डिफरेंशिएशन नॉट इक्वल्स टू जीरो है, जैसा कि इस केस में, तो ऐसे पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जो कि ये पॉइंट है, ना तो मैक्सिमा है ना मिनिमा है, लेकिन dy बाई dx वहां पर क्या है, जीरो है। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि हर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पर dy बाई dx जीरो ही हो, ठीक है। इस पर सोचना थोड़ा, ऐसा भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो सकता है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एक ऐसा पॉइंट है जहां पर कर्व अपना कर्वेचर चेंज करता है। ये जो इंपॉर्टेंट बात लग रहा है उसको लिख भी सकते हो, ठीक है। जहां पर कर्व अपना कर्वेचर चेंज कर रहा है, जैसे यहां पर अगर देखा जाए ऊपर से तो ये कर्व कैसा है, कॉन्वेक्स है, और ये कैसा है, कॉनकेव है। तो कॉन्वेक्स अपवर्ड से कॉनकेव अपवर्ड हो जा रहा है, कर्व अपना कर्वेचर चेंज कर रहा है, तो वैसे पॉइंट को हम लोग बोलते हैं क्या, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ना तो ये मैक्सिमा का पॉइंट है ना ही ये मिनिमा का पॉइंट है, ठीक है। तो अगर d3y बाई dx क्यूब नॉट इक्वल्स टू जीरो गया तो इसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये nth डेरिवेटिव रूल है, ठीक है। और अगर ये इक्वल टू जीरो आ गया तब फिर अपने को आगे चेक करना पड़ेगा, और आगे में फिर फोर्थ डेरिवेटिव चेक करेंगे, ठीक है। फोर्थ डेरिवेटिव फिर से सेकंड वाले जैसा, अगर ग्रेटर देन जीरो तो मिनिमा, लेस देन जीरो तो मैक्सिमा। जैसे इक्वल टू जीरो किस में आएगा, जैसे y इक्वल्स टू एक्स की पावर 4 मान लो, उसमें जब देखेगा तो d3y बाई dx क्यूब इक्वल टू जीरो आएगा। फिर उसको फोर्थ डिफरेंशिएशन चेक करना पड़ेगा, तो x की पावर 4 में मिनिमा आता है पॉइंट, अगर y इक्वल्स टू एक्स की पावर 4 करेंगे तो x इक्वल्स टू जीरो जो पॉइंट है वो पॉइंट ऑफ मिनिमा आएगा, इसको चेक करना, ठीक है। तो अब यहां से अगर ग्रेटर देन जीरो तो मिनिमा, लेस देन जीरो तो मैक्सिमा, जैसा सेकंड वाला था, ठीक है। ये जैसा यहां पर इवन वाला, तो ये इवन वाला वैसा ही ये इवन वाला, ठीक है। अब फिर से इक्वल टू जीरो आ गया तो फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे और फिर अपने पास यहां पर फिर से फिफ्थ डेरिवेटिव चेक करेंगे, ठीक है। फिफ्थ डेरिवेटिव फिर से अगर इक्वल टू जीरो तो आगे बढ़ना पड़ेगा, नॉट इक्वल टू जीरो तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तब तक करते जाएंगे, ये जो चेन है ये तब तक चलता जाएगा जब तक अपने पास कोई रिजल्ट ना आ जाए। यहां से शुरू किए, यहां रिजल्ट मिला, अगर नहीं मिला आगे बढ़े, मिला नहीं मिला फिर आगे बढ़े, फिर मिला नहीं मिला फिर आगे बढ़े, बढ़ते जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही करके इसी को बोलते हैं हम लोग nth डेरिवेटिव रूल, मैक्सिमा या मिनिमा चेक करने के लिए, ठीक है। ये समझ में आ गया, नहीं आया एक बार फिर से रिवाइंड करके देख सकते हो, ठीक है। यही तो फायदा है वीडियो का, ठीक है। वापस जाकर के फिर से एक बार देख सकते हो, ठीक। और समझ में आ गया तो नोट कर लेते हैं, फिर आगे देखते हैं। ओके, अब इसमें जैसे अपने पास डिफरेंशिएशन का एक और एप्लीकेशन है जिसमें हम लोग रेट को मेजर करने के लिए डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। जैसे मान लेते हैं अगर टाइम के साथ कोई एक सोप बबल है, ठीक है, जिसका रेडियस जो है वो इंक्रीज कर रहा है एट द रेट डी आर बाई डी टी, इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है, ठीक है।
dr/dt के रेट से, और अपने को टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम निकालना है, मान लेते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज जो आएगा यहां से dv/dt, वो अपने पास क्या आएगा, dv/dt इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन ऑफ 4/3 पाई आर क्यूब होता है स्फीयर का वॉल्यूम बाई dt, विच इज इक्वल्स टू, अब 4/3 पाई तो कांस्टेंट बाहर, 4/3 पाई भाई साहब बाहर। अब आर क्यूब का डायरेक्ट टी के रेस्पेक्ट में तो कर नहीं सकते, तो फिर से चेन रूल, आर क्यूब का किसके रेस्पेक्ट में, आर के रेस्पेक्ट में, इनटू आर का किसके रेस्पेक्ट में, टी के रेस्पेक्ट में। तो ये हो गया 4/3 पाई आर क्यूब का हो गया 3r² इंटू dr/dt, यानी कि यहां से हो गया 3 से 3 कैंसिल, तो ये हो गया 4 पाई r² dr/dt, यानी कि अगर एक सर्टेन इंस्टेंट पर अपने को रेडियस का वैल्यू पता है और रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस पता है, तो हम रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम निकाल सकते हैं। ऐसे ही हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया भी निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे एक अगला एग्जांपल देखा जाएगा, तो रेडियस और हाइट एक सिलेंडर का वो चेंज कर रहा है dr/dt और dh/dt रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया पूछ रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे निकाला जाएगा, ठीक है। अगर मन है तो इसको पॉज करके कोशिश कर सकते हो, ठीक है। और अगर देखा जाए तो रेट ऑफ चेंज जो आएगा कर्व्ड सरफेस एरिया का ds/dt मान लेते हैं, तो कर्व्ड सरफेस एरिया को हम लोग 2 पाई RH लिखते हैं, ठीक है, अपॉन dt। 2 पाई तो कांस्टेंट बाहर खींच लेते हैं, ठीक है, तो 2 पाई। अब फिर यहां पर ये दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में दोनों टाइम के साथ चेंज कर रहा है, ठीक है, तो कांस्टेंट मान के किसी को बाहर तो कर नहीं सकते, तो फिर अपने पास कौन सा रूल आएगा, चेन रूल, r इंटू dh/dt, r को कांस्टेंट h को डिफरेंशिएट किया, h को कांस्टेंट r को डिफरेंशिएट किया, ठीक है। तो ये अपने पास हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया। अगर अपने को रेडियस, हाइट और उन दोनों का रेट ऑफ चेंज अगर पता है, ठीक है, तब हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंशिएशन का एक और यूज है कि रेट को मेजर करने में डिफरेंशिएशन को हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे देखते हैं कि इंटीग्रेशन आखिर क्या चीज है, ठीक है। ओके, अब अपने पास जैसे डिफरेंशिएशन था, ठीक है, चीज को हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे थे यानी कि तोड़ रहे थे, ठीक है। वैसे ही इंटीग्रेशन में क्या होता है, चीजों को हम लोग जोड़ते हैं, ठीक है। अब बोलोगे सर पहले तोड़े फिर जोड़े, वही होता है जिंदगी में भी, ठीक है, पहले तोड़ते हैं फिर जोड़ते हैं फिर तोड़ते हैं, ऐसे ही चलते रहता है जिंदगी, ठीक है। तो अब अगर बात किया जाए कि इंटीग्रेशन क्यों करना है, ठीक है, जैसे अगर देखा जाए तो मान लेते हैं कोई भी ग्राफ है, जैसे यही अपने पास है y वर्सेस x कर्व है, कोई भी ऐसा कुछ कहानियां मान लेते हैं, ठीक है। और अपने को एरिया अंडर दिस कर्व निकालना है, ठीक है, फ्रॉम सर्टेन पॉइंट टू सर्टेन पॉइंट लेट इट बी, ठीक है। तो एरिया अंडर कर्व निकालना है, मान लेते हैं यहां से लेकर के यहां तक का, ठीक है। तो अब अगर वो देखा जाए तो उसके लिए अपने पास ये जो एरिया अंडर कर्व है, अगर ये स्ट्रेट लाइन रहता है यहां से यहां तक, तब तो सीधा सीधा हम बोल देते कि ट्रेपीजियम है भाई साहब, उसका एरिया तो आसानी से निकल जाता, ठीक है। लेकिन अब तो ये स्ट्रेट लाइन है नहीं। लेकिन अगर देखा जाए तो कोई कैसा भी कर्व हो, ठीक है, अगर उसका बहुत छोटा पोर्शन लेंगे तो वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन ही दिखता है हर एक पॉइंट पर, ठीक है। बहुत छोटा पोर्शन जो है वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन ही दिखेगा। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि इसका एक बहुत पतला सा पोर्शन ऐसा डेल्टा एक्स थिकनेस का लेते हैं यहां पर, ठीक है, डेल्टा एक्स थिकनेस का, और जहां पर ये x वैल्यू, इसका इनिशियल वैल्यू x है और फाइनल वैल्यू क्या है, x प्लस डेल्टा एक्स है। और y के साथ भी सिमिलर कहानी रहा होगा, ठीक है, y का भी दो वैल्यूज रहा होगा, एक इनिशियल वैल्यू y और एक वैल्यू रहा होगा अपने पास y प्लस डेल्टा y, ठीक है। x में जब डेल्टा x का चेंज हुआ तो y में भी क्या हुआ होगा, डेल्टा y का चेंज हुआ होगा, ठीक है। अब इस छोटे से पोर्शन को हम बोल सकते हैं कि ये एक ट्रेपीजियम टाइप का है, ठीक है, जिसका एरिया जो है ये अपना शेडेड एरिया, ऐसा जो कहानी दिख रहा है ये इसका एरिया कुछ है, ठीक है। अब इसको थोड़ा अगर बड़ा करके बनाया जाए तो ये ट्रेपीजियम थोड़ा इनलार्ज करके बना रहे हैं हम, ठीक है। तो ये ट्रेपीजियम
कुछ ऐसा दिख रहा होगा, ठीक है, जिसका ये वाला डिस्टेंस जो है, ये वाला डिस्टेंस इसका डेल्टा एक्स है, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस इसका यहां से यहां तक, ये डिस्टेंस इसका वाई है, और यहां से यहां तक ये वाला डिस्टेंस जो है इसका, ये डिस्टेंस इसका डेल्टा वाई है, ठीक है, ये डिस्टेंस इसका डेल्टा वाई है। अब अगर बात किया जाए तो ये डेल्टा वाई, वाई और डेल्टा एक्स, ठीक है। अब अगर बात किया जाए कि इस ट्रेपीजियम का एरिया कितना है, तो एरिया के लिए हम लोग एक ये कर सकते हैं, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है, या फिर हम लोग ये नीचे वाले रेक्टेंगल और ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल करके जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो अगर एरिया बात किया जाए, छोटा सा एरिया जो है डेल्टा ए, वो अपने पास कितना हो जाएगा, हाफ इंटू, हम सम ऑफ पैरेलल साइड्स वाला यूज कर ले रहे हैं, तो ये साइड y है, ये साइड y प्लस डेल्टा y है, ठीक है, तो हाफ इंटू y प्लस डेल्टा y इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम कितना है, डेल्टा x है, ठीक है। तो ये हो गया 2y प्लस डेल्टा y इंटू डेल्टा x, तो यहां से अपने पास डेल्टा a जो आ गया वो आ गया हाफ इंटू 2y प्लस डेल्टा y इंटू डेल्टा x, ठीक है। अब अगर इसी में लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो पुट कर दें तो डेल्टा वाई भी टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो अपने पास यहां से आ जाएगा लिमिट डेल्टा ए, जिसमें डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो है, तो ये डेल्टा वाई अगर टेंडिंग टू जीरो हो गया तो 2y के कंपैरिजन में इस डेल्टा वाई को हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये एडिशन में है, ठीक है, तो नेग्लेक्टेड। मल्टीप्लीकेशन में नेग्लेक्ट नहीं करना है, क्योंकि छोटा नंबर से मल्टीप्लाई होकर नंबर छोटा होता है, लेकिन एडिशन में छोटा नंबर ऐड करने पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर जब हम नेग्लेक्ट कर देंगे तो ये आएगा 2y से 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा अपने पास y इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है। तो ये डेल्टा ए आ गया y इंटू डेल्टा एक्स, जिसमें डेल्टा एक्स टेंडिंग टू क्या है, जीरो है, ठीक है। तो अब अगर अपने को पूरा का पूरा एरिया देखना है यहां से यहां तक, तो एरिया अंडर कर्व जो हो जाएगा, एरिया अंडर कर्व, लेकिन किसके साथ, विथ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है, एक्स एक्सिस के साथ एरिया, वाई एक्सिस के साथ एरिया नहीं, किसके साथ, एक्स के साथ। वाई के साथ देखना होगा तो कैसे देखेंगे अभी बताते हैं। तो एक्स एक्सिस के साथ एरिया अगर देखना होगा तो वो क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ वाई डेल्टा एक्स, ये सारा छोटा छोटा एरिया का समेशन, लेकिन इसी के साथ अपने पास लिमिट जो है डेल्टा एक्स का वो क्या है, टेंडिंग टू जीरो है, ठीक है। तो जैसे ही ये टर्म लिखे हम लोग, लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो समेशन ऑफ वाई डेल्टा एक्स, जैसे वहां पर डिफरेंशिएशन में हम लोग लिखते थे लिमिट डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, तो उसमें अपने पास वो डिफरेंशिएशन बन जाता था। वैसे ही ये जो है इसी को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ वाई इंटू डी एक्स, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो ये इंटीग्रेशन वाई डी एक्स क्या है, एरिया अंडर कर्व विथ एक्स एक्सिस, ठीक है। अब अगर यहीं पर x dy हो जाए तो x dy यानी कि y में हम छोटा छोटा चेंज कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि ऐसा क्रॉस सेक्शंस काट रहे हैं, यानी कि उस टाइम पर वो एरिया अंडर कर्व विथ किसके साथ हो जाएगा, y एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। तो x dy हो जाएगा एरिया अंडर कर्व विथ y एक्सिस, y dx है एरिया अंडर कर्व विथ x एक्सिस, ठीक है। एक बात ध्यान देने वाला यहाँ पर कि इंटीग्रेशन जो है, इंटीग्रेशन नेगेटिव हो सकता है। जैसे अगर देखा जाए तो y यहाँ पर तो पॉजिटिव है, ठीक है, लेकिन अगर नीचे आ जाए ग्राफ एक्स के तो y वहां पर नेगेटिव है, तो इंटीग्रेशन का वैल्यू या समेशन जो ये हम लोग कर रहे हैं इसका वैल्यू नेगेटिव हो जाए, क्योंकि y यहाँ पर नेगेटिव हो गया और डेल्टा एक्स एक्स का चेंज हम लोग पॉजिटिव ही मान रहे हैं, ठीक है। लेकिन एरिया जो है वो कभी नेगेटिव नहीं होता, एरिया एक स्केलर क्वांटिटी है जो कि हम लोग नेगेटिव डिफाइन नहीं करते, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं ग्राफ कुछ ऐसा है, वाई एक्स कर्व लेट इट बी कुछ ऐसा है, y वर्सेस x और कर्व अपने पास मान लेते हैं कुछ ऐसा, ठीक है। ये एरिया लेट इट बी a1 है, ये एरिया मान लेते हैं a2 है, ये एरिया a3 है और ये एरिया a4 है, ठीक है। अब यहां पर अगर इंटीग्रेशन का वैल्यू देखा जाए तो यहां पर इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, यहां पर इंटीग्रेशन का वैल्यू नेगेटिव आएगा, यहां पर फिर से पॉजिटिव आएगा, यहां पर फिर से नेगेटिव आएगा। तो अगर y dx का इंटीग्रेशन करना है यहां से यहां तक, तो वो इंटीग्रेशन y dx जो होगा वो यहां पर क्या होगा, इज इक्वल टू प्लस a1 माइनस a2, तो a1 माइनस a2 प्लस a3
-a4, ठीक है। यही अपने पास इंटीग्रेशन का वैल्यू हो जाएगा। लेकिन एरिया अगर केवल लेते तो वो ऐड होता, लेकिन इंटीग्रेशन में हमको a2 के साथ क्या लेना पड़ेगा, माइनस साइन लेना पड़ेगा। और वो क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि इस पोजीशन के लिए, यहाँ के लिए y नेगेटिव है, यहाँ के लिए भी y क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। तब इंटीग्रेशन का जो मीनिंग है अपने पास वो कुछ ऐसा है कि ये जो मीनिंग जो हम बताएं, ठीक है। और एरिया जो है वो कभी नेगेटिव नहीं होगा, लेकिन इंटीग्रेशन नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। फिर से वही कहानी, क्योंकि ग्राफ जो है एक्स एक्सिस के अगर नीचे चला गया तो y का वैल्यू उसके लिए क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। अब इंटीग्रेशन जो होता है वो बेसिकली इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। जैसे अगर हम इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स कोई फंक्शन है, ठीक है, अगर उसको इंटीग्रेट किए तो अपने को एक नया फंक्शन जी एक्स आया, ठीक। तो डिफरेंशिएशन ऑफ जी एक्स अगर हम करेंगे तो वो अपने पास क्या आना चाहिए, वो सिमिलरली एफ एक्स आना चाहिए, ठीक है। जैसे अब मान लेते हैं कोई यहां पर ऐसा बोल दिया कि सर आप तो बोले कि जी एक्स का डिफरेंशिएशन एफ एक्स आना चाहिए, ठीक है। बट सर यहाँ पर जी एक्स प्लस सी अगर कोई लिख दे कांस्टेंट, तो उसका भी तो डिफरेंशिएशन एफ एक्स ही आएगा सर, सही बात है, ठीक है। तो अगर कोई जी एक्स प्लस सी लिख दे उसका भी डिफरेंशिएशन एफ एक्स आएगा। इसलिए हम लोग जब भी इंटीग्रेशन परफॉर्म करते हैं तब हम लोग एक कांस्टेंट जो कि क्या है, वेरिएबल कांस्टेंट है, मतलब वेरिएबल मतलब क्या है, यूजर टू यूजर उस कांस्टेंट का वैल्यू अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो वो कांस्टेंट हम लोग यहाँ पर ऐड करना एकदम जरूरी है, ठीक है। तो जब भी हम लोग इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे जिसमें अपने को लिमिट्स पता नहीं है, मतलब कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है वो अपने को नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो वेनेवर वेनेवर इनडेफिनिट इंटीग्रल इनडेफिनिट इंटीग्रल is performed या is executed, we will add a constant to the answer, ठीक है। और क्यों ऐड करेंगे वो तो हम बता ही चुके हैं, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग जब भी हम लोग इंटीग्रेशन इनडेफिनिट इंटीग्रल, इनडेफिनिट मतलब डेफिनिट नहीं है, कहां से कहां तक करना वो अपने को पता नहीं है अगर, तब हम लोग हमेशा एक कांस्टेंट ऐड कर देंगे किसमें, आंसर में, ताकि अपना आंसर जो रहे वो कंसिस्टेंट रहे, ठीक है। मतलब जब उल्टा हम लोग परफॉर्म करें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, कहानी अपना रिजल्ट क्या रहे, सेम रहे, ठीक है। अब अपने चूंकि जैसे अपने को पता चला कि इंटीग्रेशन इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है, यानी कि इसका यूज, ये जो कहानी अपने को पता चला, इसका यूज हम लोग बहुत सारे नॉर्मल फंक्शंस का इंटीग्रेशन निकालने में कर सकते हैं, जस्ट उनको देख करके कि ये किसका डिफरेंशिएशन हो सकता है, ठीक है। तो वो हम लोग कैसे करेंगे वो हम लोग आगे देखते हैं, पहले इसको नोट कर लेते हैं। ओके, अब हम लोग इंटीग्रेशन जो है वो देख करके भी कर सकते हैं कि इंटीग्रेशन जो है इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा। जैसे अगर कोई बोले कि सर आप हमको एक्स रेज टू एन डी एक्स का, मतलब एक्स रेज टू एन का इंटीग्रेशन निकाल करके दीजिए, ठीक है। तो हम सोचेंगे 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 कि एक्स रेज टू एन जो है वो किसके डिफरेंशिएशन में आ सकता है, ठीक है। तो अपन लोग देखे हैं कि एक्स रेज टू एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एन एक्स रेज टू एन माइनस वन। तो अगर राइट साइड में अपने को एक्स रेज टू एन चाहिए, यानी कि हमको किसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, एक्स रेज टू एन प्लस वन को, वेरी गुड, ठीक है। तो एक्स रेज टू एन प्लस वन को अगर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा तो एज वी नो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स रेज टू एन प्लस वन बाई डी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एन प्लस वन इंटू एक्स रेज टू एन। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, हो रहा है तो इसको प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो अब अगर देखा जाए तो यहां से अपने पास इसका डिफरेंशिएशन ये आया, यानी कि n प्लस वन इंटू एक्स रेज टू एन इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन अपन लोग लिख सकते हैं एक्स रेज टू एन प्लस वन प्लस सी। इसको भूलने का नहीं, ठीक है। सी कांस्टेंट हमेशा ऐड करना है, ठीक। अब यहां से देखिए अगर, तो ये तो एक कांस्टेंट ही है, ठीक है। तो जब भी अपने पास कांस्टेंट से मल्टीप्लाइड रहेगा, ठीक है, जैसे अपने पास
इंटीग्रेशन ऑफ k इंटू वाई इंटू डी एक्स, जहां पर k क्या है, कांस्टेंट। अगर ऐसा है तो हम लोग k को बाहर कर सकते हैं, जैसे डिफरेंशिएशन में बाहर करते थे, ठीक है। इंटीग्रेशन y dx निकाल करके और k से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहां पर भी सिमिलरली हम लोग n+1 को बाहर कर सकते हैं, तो x रेज टू n dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x रेज टू n+1 प्लस सी, ठीक है। n+1 को उधर ले जाके डिवाइड में कर दिया, तो इंटीग्रेशन x रेज टू n dx इक्वल्स टू x रेज टू n+1 डिवाइडेड बाई n+1 प्लस कुछ कांस्टेंट c, ठीक है। ये c और ये c अलग अलग है, इसको c डैश लिख देते हैं, क्योंकि ये c जो है c बाई n+1 इक्वल्स टू c डैश है, ठीक है। लेकिन ये भी एक कांस्टेंट ही है, ठीक। तो x रेज टू n dx का इंटीग्रेशन जो आ गया x रेज टू n+1 बाई n+1, ठीक है। इसी मेथड को बोलते हैं हम लोग इंटीग्रेशन बाई स्पेक्यूलेशन, ठीक है। मतलब देख करके, जस्ट सोच करके कि किसका डिफरेंशिएशन ये हो सकता है, उस हिसाब से कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ठीक है। तो जैसे x रेज टू n का हम लोग अभी देखें, ठीक है। ऐसे ही 1/x का, 1/x को हम x रेज टू -1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब x रेज टू -1 का इस फॉर्मूला से नहीं निकाल सकते, क्योंकि n का वैल्यू जैसे ही हम -1 रखेंगे तो ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। ये फंक्शन का वैल्यू जो है इन्फिनिटी को टेंड करने लगेगा, ठीक। तो अब ये फंक्शन का वैल्यू अगर इन्फिनिटी को टेंड करने लगेगा तो 1/x का इंटीग्रेशन हम इस फॉर्मूला से नहीं निकाल सकते। लेकिन हम लोग जानते हैं कि log x का डिफरेंशिएशन ln x का डिफरेंशिएशन 1/x आता है, ठीक है। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, ln x प्लस सी, सी हमें ऐड कर देना है, ठीक है। फिर वैसे ही अपन लोग जानते थे sin x का डिफरेंशिएशन cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन sin x, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, तो sin x का इंटीग्रेशन माइनस इधर से उठ के उधर चला गया तो माइनस cos x, ठीक है। सिमिलरली tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x। सिमिलरली उल्टा उल्टा cot x का माइनस cosec स्क्वायर x, तो cosec स्क्वायर x का माइनस cot x, sec x का sec x tan x, तो sec x tan x का sec x। सिमिलरली उल्टा उल्टा सारा कहानी, e रेज टू x का e रेज टू x तो उल्टा हो गया। फिर वैसे ही a रेज टू x का a रेज टू x इंटू ln है, तो a रेज टू x का a रेज टू x बाई ln है, ठीक है। सिमिलर, ठीक है। अब अगर दो फंक्शन एडिशन या सब्ट्रैक्शन के साथ है, तो जैसा डिफरेंशिएशन में करते थे, एक को इंटीग्रेट करेंगे, फिर बीच में जो साइन यहाँ पर है वो यहाँ पर, फिर एक को और इंटीग्रेट करके दोनों को जोड़ देंगे या दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। लेकिन अब मल्टीप्लीकेशन वाले में सेम नहीं कर देने का, ठीक है। जैसे अब ऐसा नहीं कि u इंटू वी इंटू डी एक्स है, अपने पास सीधा सीधा कर देंगे u इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस वी इंटीग्रेशन यू डी एक्स, ठीक है। प्लस वी इंटीग्रेशन यू डी एक्स, ठीक है। तो अपने पास ऐसा सीधा सीधा नहीं कर देना, क्यों, क्योंकि अगर देखना चाहो तो देख सकते हो दोनों साइड डिफरेंशिएट करके दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है। लेकिन उतना मैथ्स के डिटेल में अपने को जाने की जरूरत नहीं है, वो मैथ्स में बताया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अपने को बस सीखना है कि अगर मल्टीप्लीकेशन में होगा तो क्या करना है, ठीक है। तो वो अपन सिखा देंगे यहाँ पर, पहले इसको नोट कर लेते हैं। ओके अब कुछ मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, जिसमें पहला था अपने पास इंटीग्रेशन बाय स्पेक्यूलेशन, जिसको हम लोग देख चुके हैं कि डिफरेंशिएशन जिसका है तो फिर उस हिसाब से इंटीग्रेशन उसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। ये हम लोग पहले देख चुके हैं। अब दूसरा है अपने पास इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, यानी कि जैसे मान लेते हैं, सेकंड वाले का एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल से बेटर समझ में आएगा। जैसे मान लेते हैं अपने पास sin x का इंटीग्रेशन तो अपने को आता है, sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस ऑफ cos x, ठीक है। तो अगर यहां से साइन ऑफ मान लेते हैं 2x प्लस 5dx का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो अब अगर इसका इंटीग्रेशन करना है तो अपने को इसका इंटीग्रेशन तो आता नहीं है, अपने को अगर यहां पर साइन y रहता और यहां पर dy रहता तो इंटीग्रेशन आता है। तो यही हम लोग सब्सटीट्यूट कर देते हैं, यहां पर हम लोग ऐसा मान लेते हैं, लेट 2x प्लस 5 इक्वल्स टू y, ठीक है। 2x प्लस 5 को अपन लोग y मान लेते हैं, ठीक। अब जैसे ही 2x प्लस 5 को y माने तो ये जो इंटीग्रेशन है ये क्या बन गया, इंटीग्रेशन साइन y इंटू डी एक्स। अब फिर ये dx तो प्रॉब्लम क्रिएट करा, साइन y का इंटीग्रेशन किसके साथ अपने को पता है, dy के साथ पता है, ठीक है। dx प्रॉब्लम क्रिएट करा, तो dx को हटाने के लिए यहां पर हम लोग डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स किसी के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं, x के रेस्पेक्ट में कर दे या y के रेस्पेक्ट में कर दे, विथ रेस्पेक्ट टू x। अपने पास क्या आ जाएगा, इधर साइड को अगर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। डिफरेंशिएशन नहीं क्लियर है अगर क्वेश्चन, तो क्विक रिवीजन थ्रू क्वेश्चन इसी का कर सकते हो,
ठीक है, तो 2 आएगा इक्वल्स टू यहां से क्या हो जाएगा dy बाई dx। ठीक है, तो अब अपने को हटाना किसको था dx को, तो dx यहां से क्या दिख रहा है, dx यहां से दिख रहा है विच इंप्लाइज dx इक्वल्स टू ये दिख रहा है dy बाई 2। तो यहां से क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन y इंटू डी वाई बाई 2। हालांकि यहाँ मैथमेटिकली ये गलत है ऐसे dx और dy को अलग करना, लेकिन हम एक्चुअली में क्या कर रहे हैं, हम डेल्टा x और डेल्टा y को अलग कर रहे हैं, फिर यहाँ पर भी इसको साइन y इंटू डेल्टा एक्स के फॉर्म में समेशन के फॉर्म में लिख रहे हैं, फिर डेल्टा x को उठा के यहाँ से यहाँ रख रहे हैं, फिर उसको इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर। लेकिन उतना ज्यादा लिखने से लंबा चौड़ा बेटर है कि यहाँ सीधा dx इक्वल्स टू dy बाई 2 लिख के यहाँ पर कर लिया जाए। हालांकि ये कॉन्सेप्चुअली क्या है रॉन्ग है ऐसा लिखना। ठीक है, तो अब अगर यहां से देखा जाए तो 1/2 तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो 1/2 इंटीग्रेशन साइन y इंटू डी वाई। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा विच इज इक्वल्स टू 1/2 साइन y डी वाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस y और प्लस सी, ये प्लस सी लगाना नहीं भूलना। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा विच इज इक्वल्स टू -1/2 इंटू कॉस y। कॉस y, y क्या माने थे अपन लोग, क्योंकि y तो क्वेश्चन में कहीं नहीं था। तो y अपन लोग क्या माने थे 2x प्लस 5, तो ये हो गया cos ऑफ 2x प्लस 5 प्लस सी। ठीक है, इसमें हर एक चीज का फॉर्मूला रटने का जरूरत नहीं है, जैसे कहीं कहीं पर ऐसा होता है बोल दिया जाता है कि साइन एक्स प्लस बी डी एक्स का फॉर्मूला रट लेते हैं, वो क्या होगा माइनस कॉस ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई ए। ठीक है, जैसे वैसा ही बोल दिया जाएगा ई रेज टू एक्स प्लस बी का, वो हो जाएगा ई रेज टू एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई ए प्लस सी। ठीक है, तो लेकिन वो फॉर्मूलाज रटने का जरूरत नहीं, उसको हम लोग सब्सटीट्यूशन का मेथड यूज करके उसको हम लोग आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन, जहां पर हम लोग जो भी प्रॉब्लमेटिक चीज लगेगा उसको सब्सटीट्यूट कर देंगे। ठीक है, अब अगर दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में तो उसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो उसके लिए अपने को यूज करना पड़ेगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, पार्ट बाय पार्ट एक दूसरे को इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, जैसे अगर देखा जाए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या करते हैं, ये फॉर्मूला अपने को रटना पड़ेगा, समझा देते हैं ये क्या है। जैसे दो फंक्शन अगर मल्टीप्लिकेशन में दोनों x का फंक्शन है मान लेते हैं। ठीक है, तो u को कांस्टेंट रख के v को इंटीग्रेट करेंगे माइनस, अब लोचा शुरू हुआ। ठीक है, अब क्या करेंगे, पहले u को डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में और इनटू v को इंटीग्रेट करेंगे x के साथ। ठीक है, x को वेरिएबल लेकर के, तो ये दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन आएगा ये भी एक कोई फंक्शन आएगा नया। ठीक है, और फिर ये जो नया फंक्शन आएगा इसको इंटीग्रेट कर देंगे किसके साथ, x के साथ। ठीक है, तब ये जो फंक्शन आएगा और ये जो फंक्शन आया था दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो वही अपना वैल्यू होगा इंटीग्रेशन u इंटू वी इंटू डी एक्स। ठीक है, जैसे अगर इसको एक्सप्लेन किया जाए तो यहां पर इंटीग्रेशन x साइन x इंटू डी एक्स। ठीक है, अब यहां पर मान लेते हैं अगर इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो किसी को u किसी को v तो मानना पड़ेगा। ठीक है, तो v जनरली हम लोग मानते हैं वैसे फंक्शन को जो कि इजीली इंटीग्रेबल होता है। ठीक है, जिसका इंटीग्रेशन आसान होता है। जैसे सबसे आसान इंटीग्रेशन किसका, ई रेज टू एक्स का, उसका इंटीग्रेशन क्या रहने वाला, ई रेज टू एक्स ही रहने वाला। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग एक रूल फॉलो करते हैं जिसको बोला जाता है आइलेट रूल। ठीक है, आइलेट। ठीक, जहां पर आई क्या है, आई है अपने पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक। एल क्या है, एल है लोगारिथमिक फंक्शन लॉग। ए क्या है, अल्जेब्राइक फंक्शन जैसे एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ऐसा अल्जेब्राइक फंक्शन। टी क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ट्रिगो। और ई क्या है, एक्सपोनेंशियल, जैसे ई रेज टू एक्स, 2 रेज टू एक्स, इस टाइप का कहानी। ठीक है, तो ई है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, तो इसका रूल फॉलो करेंगे और इसमें जैसे मान लेते हैं यहां पर दो फंक्शन था, एक कैसा था अल्जेब्राइक, एक कैसा था ट्रिग्नोमेट्रिक। ठीक है, तो इसमें हम लोग अल्जेब्राइक फंक्शन को जो पहले u और v में पहले कौन सा आता है, u और v में पहले आता है u, बाद में आता है v, अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखा जाए तो। ठीक है, तो सिमिलरली अगर u पहले आ रहा है तो इसमें अल्जेब्राइक और ट्रिगोनोमेट्रिक में इसमें पहले आइलेट में कौन दिख रहा है, अल्जेब्राइक दिख रहा है, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक दिख रहा है। तो अल्जेब्राइक को हम लोग u मान लेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक को हम लोग v मान लेंगे।
यानी कि यहां पर अपने पास u फंक्शन हो गया ये, और ये फंक्शन हो गया अपने पास v। अब उस इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि u और v को उल्टा भी मानना पड़ता है, ऐसे मानने से मान लेते हैं इंटीग्रेशन नहीं सॉल्व होता हुआ दिख रहा है, तब कभी कभी u और v को उल्टा भी मानना पड़ सकता है। तो अगर नहीं सॉल्व हो रहा है तो फिर एक बार उलट के देख लेंगे क्या सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अब यहां से दिस इज इक्वल टू u को कांस्टेंट रख लिया, v का इंटीग्रेशन sin x dx का इंटीग्रेशन, तो sin x dx का इंटीग्रेशन तो अपने को पता है माइनस ऑफ cos x, ठीक है। तो x इंटू माइनस ऑफ cos x फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स, जो कि हम लोग यहां पर निकाल चुके हैं, ठीक है। तो वो कितना हो जाएगा माइनस ऑफ cos x और इनटू dx, ठीक है। माइनस माइनस तो बाहर आ गया, तो यहां से हो गया माइनस एक्स कॉस एक्स, और ये माइनस माइनस हो गया प्लस इंटीग्रेशन cos x dx, यानी कि क्या हो जाएगा sin x, यानी कि ये हो गया sin x माइनस एक्स कॉस एक्स, और प्लस सी लगाना तो जिंदगी में नहीं भूलना, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ sin x माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस सी, ठीक है। ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। दो फंक्शन अगर मल्टीप्लीकेशन में रहे तो यही रूल हम लोग फॉलो करेंगे। यहां पर तुम लोग चेक कर सकते हो इसको डिफरेंशिएट करके, यही आएगा, ठीक है। अगर मेरे ऊपर भरोसा नहीं है तो, और एग्जाम में ये तरीका थोड़ा बहुत काम कर सकता है कि अगर इंटीग्रेशन ऐसा करना है, अगर लग रहा है कि सही आया गलत आया, तो डिफरेंशिएट करके चेक कर सकते हैं, ये आना चाहिए, क्योंकि इंटीग्रेशन क्या है इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है, ठीक है। अब इसमें एक होता है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। इसमें क्या होता है, जैसे फोर्थ नंबर इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, इसमें अपने पास क्या होगा, जैसे मान लेते हैं ऐसा दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इंटू डी एक्स, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करना है अपने को, ठीक। तो अपने को ये दिख रहा है कि नीचे वाला टर्म जो है वो इजिली फैक्टराइजेबल है, ठीक है। उसको दो फैक्टर्स में इजिली तोड़ा जा सकता है, और कैसे फैक्टर्स में तोड़ा जा सकता है, तो ये आ जाएगा 1 बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन, यही है, ठीक है। अब एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3, अब इसको हम लोग दो अलग अलग फ्रैक्शन में तोड़ सकते हैं, आराम से तोड़ सकते हैं, ठीक है। कैसे तोड़ सकते हैं अगर वो देखना है, तो इसको दो अलग अलग फ्रैक्शन में तोड़ने के लिए हम लोग एक ये भी कर सकते हैं कि यहां से ये जो कहानी है इसको 1 बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 को अपन लोग ऐसा मान लेते हैं इक्वल्स, ये हो जाएगा a बाई एक्स प्लस 1, जो कि एक छोटा फ्रैक्शन हो गया, दो पार्ट्स में तोड़ लिए इसको, इसी को पार्शियल फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। दो अलग अलग पार्ट्स में तोड़ लिए, प्लस b बाई एक्स प्लस 3, ठीक है। अब यहां से ये दोनों इक्वल है, अब a और b का वैल्यू अगर निकल जाए तो ये दोनों को हम इसके बदले उसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो a और b का वैल्यू निकालने के लिए इधर साइड हम लोग थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। यहां से क्या आ जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3, और ऊपर में क्या आ जाएगा a प्लस बी इंटू एक्स प्लस 3a प्लस बी, ठीक है। ये आ जाएगा अपने पास, ठीक। और यहां पर क्या है 1 बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3, अब ऊपर में 1 है यानी कि x का कोफिशिएंट 0 है, यानी कि a प्लस बी का वैल्यू 0, और कांस्टेंट जो टर्म है 3a प्लस बी उसका वैल्यू कितना है 1 है, ठीक है। तो 3a प्लस बी 1, a प्लस बी 0, वहां से a और b का वैल्यूज निकाल सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब एक्सपर्टीज हो जाएगा तो यहां से डायरेक्टली अगर देखोगे तो x को अपने को तो कैंसिल करना है, तो x को कैंसिल करने के लिए क्या 1 बाई एक्स प्लस 1 माइनस 1 बाई एक्स प्लस 3, इतना कर देंगे तो x तो कैंसिल हो जाएगा, 1 बाई एक्स प्लस 1 माइनस 1 बाई एक्स प्लस 3, अगर इतना कर दिए तो ये x तो गया भाई साहब इंटू डी एक्स। अब यहां से x तो कैंसिल हो गया, लेकिन ऊपर में अभी यहाँ पर x प्लस 3 माइनस एक्स प्लस 1, तो ऊपर में 2 बच जाएगा, तो 2 बच रहा है, तो उसको कंपेंसेट करने के लिए यहाँ पर 1 बाई 2 लगा दिया, तो ये इसी के इक्वल हो गया, और इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। अब यहां से कहानी आसान हो गया, ये हाफ इंटू अब 1 बाई एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स, दोनों को अलग अलग, माइनस 1 बाई एक्स प्लस 3 इंटू डी एक्स, ठीक है। अब 1 बाई एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स अपने को आता 1 बाई एक्स का है, तो फिर सब्सटीट्यूशन का इसमें यूज करेंगे, x प्लस 1 को t रख देंगे, ठीक है। तो वहां से बन जाएगा dt बाई टी, तो वो हो जाएगा ln t, फिर इसका भी वैसे ही,
तो यहां से आ जाएगा 1/2 इंटू ln x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 3 का मॉडुलस प्लस सी। ठीक है, यहां पर इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, यहां पर ये एक्चुअली में आएगा ln x प्लस 1 माइनस ln x प्लस 3। ठीक है, लॉग का प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, अगर दिक्कत है तो लॉग जा करके देखो। ठीक है, या फिर इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं ln x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 3 की पावर हाफ, यानी कि रूट अंडर x प्लस 1 प्लस बाई एक्स प्लस 3 प्लस सी, ये भी लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये मॉडुलस क्यों लगा? क्योंकि इसका वैल्यू अपने पास अंदर वाले टर्म का नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन लॉग का जो वैल्यू है वो हमेशा अंदर में पॉजिटिव के लिए ही डिफाइन होता है। ठीक है, तो पॉजिटिव के लिए ही अगर डिफाइन होता है लॉग, तो हम लोग नेगेटिव का लॉग नहीं डिफाइन कर सकते, इसलिए हम लोग इसका मॉडुलस लगा लिए, क्योंकि वहीं पर ये फंक्शन जो है, इसका इंटीग्रेशन जो है केवल उसी वैल्यूज के लिए डिफाइंड है। ठीक है, इसको अपन लोग नोट कर लेते हैं, फिर आगे देखते हैं। ओके, अब अगर अपने पास मान लेते हैं कि डेफिनिट इंटीग्रल करना, जैसे अभी तक इनडेफिनिट कर रहे थे, पता नहीं था कहां से कहां तक का एरिया निकालना। अब अगर एरिया बाउंड पता है, मान लेते हैं x इक्वल्स टू x1 से x इक्वल्स टू x2 तक का एरिया निकालना। ठीक है, फॉर y इक्वल्स टू कोई फंक्शन ऑफ x है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं fx dx, तो हम लोग लिखते थे इंटीग्रेशन के लिए। ठीक है, और इंटीग्रेशन का लिमिट्स यहाँ पर नीचे में x1 और ऊपर में x2 लिख देंगे, तो इससे अपने को समझ में आ जाएगा कि x1 से x2 तक इंटीग्रेट करना है। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है, जैसे fx dx का अगर इनडेफिनिट इंटीग्रेशन करते तो अपने पास gx प्लस सी कुछ आता। ठीक है, और इसमें अब लोअर लिमिट x1, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, और अपर लिमिट क्या पुट करना है, x2 पुट करना। ठीक है, अब ये जैसे हम लोअर लिमिट अपर लिमिट बोले, तो इसको अपने से लिख लो। ठीक है, अब लोअर लिमिट x1 अपर लिमिट x2 पुट करना है, तो अपर लिमिट पुट करने का मतलब क्या है कि इसको पुट कर देंगे इसमें x2 को, यानी कि जहां जहां gx में x दिखेगा वहां वहां x के बदले x2 रख देंगे। ठीक है, और फिर gx2 प्लस सी अपर लिमिट पुट कर दिए, माइनस फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे इसमें। ठीक है, तो माइनस gx1 प्लस सी। अब यहां से देखिए तो सी तो दोनों सेम ही है, कैंसल आउट हो जाएगा माइनस होकर के। ठीक है, तो इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स x1 से x2 तक क्या आ जाएगा, gx अगर इसका इंटीग्रेशन है, यहां पर अब अपने को c लिखने का जरूरत नहीं है। डेफिनेट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट को ऐड करने का जरूरत नहीं, क्योंकि वो वैसे भी यहां पर कैंसिल ही होना है। ठीक है, तो इसको हम लोग सीधा सीधा लिख सकते हैं gx2 माइनस gx1। ठीक है, जैसे एक आध एग्जांपल दे देते हैं, ज्यादा बेटर समझ में आएगा। इंटीग्रेशन मान लेते हैं साइन एक्स dx का करना है स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू पाई। ठीक है, तो साइन एक्स dx का इंटीग्रेशन क्या होता है अपने पास, माइनस कॉस एक्स प्लस सी लिखने का तो कोई खास जरूरत है नहीं, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट पाई, तो यहां से विच इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ कॉस पाई माइनस, ये अपर लिमिट पुट कर दिया माइनस ऑफ कॉस पाई माइनस, अब लोअर लिमिट तो माइनस ऑफ कॉस 0। ठीक है, तो कॉस पाई का वैल्यू क्या होता है, -1 होता है। ट्रिगो क्लियर नहीं है, देख लो। ठीक है, तो -1 और माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस उसमें से क्या आया था -1, तो ये हो जाएगा 1 + 1, यानी कि कितना हो जाएगा 2 यूनिट्स। तो इसके अंडर का एरिया साइन एक्स डी एक्स के अंडर का एरिया 0 टू पाई, ये कितना हो जाएगा 2 यूनिट्स हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग लिमिट्स रख लेते हैं। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन तो जानते ही हैं, बस लिमिट्स रख लेना, अपर लिमिट रखना माइनस फिर लोअर लिमिट रखना, ज्यादा इसमें ताम नहीं है। ठीक है, इसको नोट कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे देखते हैं। ओके, बस आज के लिए इतना ही। ठीक है, जितना हम लोग देख लिए बेसिक कॉन्सेप्ट्स के लिए बहुत है। ठीक है, अब अगर अपने को इसका क्वेश्चंस करना है, तो क्विक रिवीजन थ्रू क्वेश्चंस करके यूट्यूब का ही सीरीज है, उस पर जा करके इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर सकते हैं वहां पर हम लोग। और अगर मान लेते हैं फुल डिटेल्ड कोर्स चाहिए इसका, कि मतलब अभी भी उतना क्लियर नहीं हुआ कॉन्सेप्ट, फुल डिटेल्ड कोर्स चाहिए, या मेरे बुक के बारे में जानना है, बुक चाहिए इसके लिए। ठीक है, तो उन सब के लिए मेरा वेबसाइट physicsbuddy.in विजिट कर सकते हो, लिंक अपने को डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अब अगर ये वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा, तो लाइक कर दो, हमको भी अच्छा लगेगा। ठीक है, अगर दोस्तों के साथ शेयर करोगे तो ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो किसी दोस्त यार को लगता है कि हेल्प हो जाएगा, या दोस्तिनी को, ठीक है, तो लगता है अगर हेल्प हो जाएगा तो उनको शेयर कर दो। ठीक है, पढ़ेंगे, सब पढ़ें सब बढ़े। ठीक है, और
अगर ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ताकि आगे से ऐसा वीडियो जब भी अपलोड हो तो तुम्हारे पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाय बाय।